हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आयुषी बेटा, मुझे होस्ट बना दो। थैंक यू। हाँ जी बेटा, पहले आज की क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी डिस्कस करना है, तो एनसीईआरटी निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी वाले सेगमेंट को पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग आपका एलसीडी और डिफरेंशिएशन के ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बताइए इसमें क्या डाउट है। अच्छा, एक आप लोगों को वो रिवीजन पैकेज मिल गया है, वो शीट मिल गया है ना इस हफ्ते के टॉपिक्स के ऊपर। यस तो यस आप लोग है ना उनको अपना अटेम्प्ट करते रहिएगा, तो इसमें कोई डाउट आएगा तो अपना डाउट स्लॉट में आके पूछ लेना, ठीक है। सर वो हम क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते वो रिवीजन वाला? तो अभी तो कल ही मिला है, तो कईयों ने किया ही नहीं होगा। क्लास आगे टाइम हो तो करेंगे ना, ठीक है। तो आप करेंगे तो अपना डाउट क्लास स्लॉट में ही करेंगे ना उसको हम, मतलब इस हफ्ते आपको थोड़ा लेट मिला है। अब आगे के हफ्ते में है ना, कोशिश तो यही रहेगी कि आपको टाइमली मिल जाए ताकि हम लोग क्लास में डिस्कस कर लें उसको। जी सर। तो एनसीईआरटी में बताइए बेटा 13.1 एक्सरसाइज में। Sir, 7th का first. सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट। Two coins are tossed once, where E event is tail appears on one coin and F is one coin shows head. अच्छा, तो इसमें प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है? E by F की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। Yes, sir. तो टोटल क्या, जब दो कॉइन्स आप टॉस करेंगे तो टोटल क्या क्या केस हो सकते हैं? हेड टेल, हेड हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, टोटल 4 केस हो सकते हैं। तो अब F क्या कहता है? वन कॉइन शोज हेड। तो वन कॉइन शोज हेड का मतलब क्या हुआ? अब ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, तो टोटल जो सैंपल स्पेस है आपके लिए वो सिर्फ ये 3 रह जाएंगे जी, ठीक है। तो ये इस सैंपल स्पेस में अब इवेंट ई के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है जी? अब इस केस में उन्होंने क्या बोला? ई इवेंट के लिए क्या है? टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन। कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई? 2/3 हो गई क्या? टोटल सैंपल स्पेस 3 है, फेवरेबल 2, तो 2/3 आंसर हो गया। ओके Yes, sir. Sir, इसका ना आंसर 1 दिया हुआ है पीछे। आंसर 1 दिया हुआ। मैंने भी यही किया था। 2/3 आया था मेरा भी। वन कॉइन शोज हेड। इन्होंने जो एफ है ना, मुझे लग रहा है फिर इन्होंने ऐसे कंसीडर किया है, उन्होंने एग्जैक्टली वन कॉइन शोज हेड उस पॉइंट को लेके कर रहे हैं क्वेश्चन, बट वो बहुत ज्यादा क्लियरली मेंशन नहीं है। मेरे हिसाब से 2/3 ही आंसर होना चाहिए। जब आप वन कॉइन शोज हेड बोला गया है तो इसका मतलब एटलीस्ट वन कॉइन, मतलब कम से कम एक कॉइन पे तो डेफिनेटली हेड है, तो दूसरे के बारे में कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, 2/3 आंसर सही है मेरे हिसाब से, बट इन्होंने जो आंसर दिया है फिर वो उसी हिसाब से दिया है कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली के वन हिसाब कॉइन से। शोज हेड।
एफ की सैंपल स्पेस में ही 2 एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी, और कोई डाउट है 10 तक? कोई डाउट? 15 तक? सर 14। Given that two numbers appearing on throwing two dice are different, the probability of the event that sum of the numbers on the dice is 4. देखिए, आपको बोला गया है कि भाई जब आप दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो उनके जो नंबर्स हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, तो उससे जो टोटल सैंपल स्पेस आपको मिलेगा वो उसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे? अब वो 36 नहीं रहेगा। नॉर्मली तो 36 होता है ना, यस सर। फर्स्ट डाइस पे 1 से लेके 6 तक कुछ भी नंबर आए, सेकंड डाइस के ऊपर 1 से लेके 6 तक कुछ भी नंबर आए, तो टोटल 36 हो जाता है वहां से। लेकिन उसमें से कौन से 6 केस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे जिसमें दोनों के सेम। दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, है ना? तो सैंपल स्पेस आपकी 30 आ जाएगी। तो उस 30 सैंपल स्पेस में कौन कौन से केस हैं जिसमें सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4? 1 1 3 3 एक 3 3 1। तो 2 है जी, तो 2 बाय 30 हाँ बन रहा जी, है। यस सर, हो गया। हाँ जी, 17 तक कोई डाउट पेंडिंग? हाँ जी, बाकी लोग करके आए हैं कि नहीं करके आए हैं? सिर्फ एक जन ही डाउट पूछ रहा है। करा है सर। ओके जी। थर्टीन पॉइंट टू, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में डाउट? टेन तक? 15 तक? सर 11th का 4th पार्ट। 11 का 4th पार्ट भी? यस सर, उसका आंसर भी। ओके। गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ऑफ ए इज दिस, पी ऑफ बी इज दिस, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो कितना हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी, दैट इज यस 0.18 हो जाएगा, है ना? यस सर। तो नाइदर ए नाइदर बी, उसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर? जो 4th पार्ट पे जो प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है वो मैं किसके बराबर बोल सकता हूँ कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यस सर। नाइदर ए नाइदर बी का मतलब क्या? टोटल में से वो वाले केसेस का सब्ट्रैक्शन जिसमें एटलीस्ट 1 आउट ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना? तो ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो नाइदर ए नाइदर बी बन जाएगा। तो अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे जी। हो जाएगी कैलकुलेशन। तो क्या आंसर नहीं मैच कर रहा? सर कर रहा है, हो गया। ओके। यस सर। 15 तक कोई डाउट और पेंडिंग? हाँ जी, 18 तक? 16th का फर्स्ट पार्ट नहीं हुआ। ये हॉस्टल 60% ऑफ द नॉर स्टूडेंट्स हिंदी, सिर्फ 40% रीड इंग्लिश, 20% बोथ ट्रेंड। तो 16th का फर्स्ट पार्ट ना, तो अब इसमें अगर वेन डायग्राम बनाए तो क्या है? अगर ये हिंदी न्यूज़पेपर है, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है, तो हिंदी की वैल्यू है जी 60 और इंग्लिश की वैल्यू है जी 40, और दोनों का कॉमन जो है वो 20 है जी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये वाला सेगमेंट कितना रह जाएगा? 40 रह जाएगा, दैट ओनली हिंदी, राइट? सर और ओनली इंग्लिश ये 20। 20। तो 40 20 20 80 हो गया। तो बाकी जो बचे हुए 20 है वो क्या है? ना तो इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना हिंदी वाला पढ़ रहे हैं, राइट? हाँ जी। तो अब बोला गया है फर्स्ट पार्ट में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। सीधा सीधा 20/100। हाँ ओके।
तो बाकी भी अकॉर्डिंगली कर लेंगे, है ना, बी एंड सी भी। yes sir. हाँ जी, तो 13.2 में कोई डाउट पेंडिंग है अभी? 13.3 चलते जी। थर्टीन पॉइंट थ्री में फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। So fifth वाला है. In lab, blood test is 99% certain disease. That it is in fact present. However, the test false yields a false positive for 0.5% of the health persons tested. That is a very he has a disease. 0.1% of the population actually has a disease. What is the cognitive function? Person has a disease. Given the result, his test result is positive. 13.3 फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए, जब भी एक टेस्ट होता है ना, कोई भी ब्लड टेस्ट या कोई भी एनी रैंडम टेस्ट, तो उसके लिए टोटल क्या क्या केसेस हो सकते हैं? ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। क्या इनका मीनिंग समझते हो? ट्रू पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अगर जो पर्सन है उसे वो बीमारी है ना, वो मतलब उसे डिसीज है, और जब टेस्ट किया गया पॉजिटिव ही आया. वो पॉजिटिव ही आया। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वो पर्सन हेल्दी है, लेकिन टेस्ट ने क्या बताया? पॉजिटिव आया टेस्ट. पॉजिटिव है। और अभी की जो सिचुएशन है उसमें ऐसा होता है ना, कोविड के टेस्ट होते हैं उनमें ऐसा होता है। और जो नेक्स्ट है ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव का ऑटोमेटिक मीनिंग क्या है कि भी पर्सन हेल्दी है, टेस्ट नेगेटिव है. टेस्ट नेगेटिव आया। एंड फॉल्स नेगेटिव कि पर्सन को डिसीज तो है, लेकिन टेस्ट कह रहे हैं कि डिसीज नहीं है जी। ठीक है, तो Yes. 4 पॉसिबिलिटी होती है हर एक टेस्ट की। तो यहां पे इन्होंने सिचुएशन क्या दिया है कि अगर टोटल है ना 100 पॉपुलेशन है, मतलब तो उसमें 99.9% लोग तो हेल्दी हैं, एंड 0.1% लोगों को डिसीज हुआ है, जो लास्ट में लाइन लिखा हुआ है, 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिसीज। ठीक है, तो 99.9% लोग हेल्दी हैं और 0.1% लोगों को डिसीज है जी। अब कोई भी एक रैंडम पर्सन टेस्ट कराने गया और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, तो रिजल्ट पॉजिटिव आने के क्या तरीके हैं कि पर्सन एक्चुअल में तो हेल्दी है, लेकिन टेस्ट उसका पॉजिटिव आया है, ये एक तरीका है जी। दूसरा केस क्या है कि पर्सन को डिसीज है और तब जब टेस्ट कराया गया तब पॉजिटिव है। पॉजिटिव. ठीक है, तो ये सिचुएशन बन रही है। तो आप क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, अब इसमें है ना इनकी वैल्यूज भी डाल देते हैं। अब पर्सन हेल्दी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? अगर 100% है तो 99.9% लोग हेल्दी हैं जी, तो हेल्दी होने की प्रोबेबिलिटी 99.9 बाय 100 है। और जब हेल्दी है तब टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? However, the test also yields a false positive. False positive का मतलब क्या हुआ कि पर्सन हेल्दी है लेकिन वो पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहा है ऑफ 0.5%। तो इतनी प्रोबेबिलिटी है जी
कि अगर पर्सन हेल्दी होगा और उसके पॉजिटिव होने की चांसेस, ठीक है। और पर्सन को डिसीज है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1/100। अब जब डिसीज है तब रिजल्ट जो है पॉजिटिव आएगा, तो उसके लिए क्या बोला गया है? 99% इफेक्टिव, 99% इफेक्टिव बोला गया जी। तो इसका मतलब है क्या है कि अगर डिसीज हुआ तो वो पॉजिटिव रिजल्ट ही शो करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 99/100 है। ओके, यस सर। अब ये पूरा का पूरा डायग्राम बन गया। अब क्या इसके ऊपर बेस थ्योरम लगा देंगे? तो इन्होंने क्या, यस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज पर्सन हैज द डिसीज गिवन द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी और न्यूमरेटर में क्या आएगा? द पर्सन हैज द डिसीज, मतलब इस रास्ते से पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है जी? तो 0.1/100 इंटू 99/100, 0.1/100 इंटू 99/100 प्लस 99.99/100 इंटू 0.5/100, इसको कैलकुलेट कर लेना। हाँ जी, आगे चलते हैं। 10 तक कोई डाउट? 14 तक जी? 13.3 कंप्लीट है। 13.4 13.4 में बताइए फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। सर वो मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो लास्ट में मैं चली गई थी। तो सर समझ में आ गया था। ओके ओके, ठीक है। तो 13.3 में तो कोई डाउट पेंडिंग नहीं है ना? सर मेरा रहता है 10th वाला। ओके, suppose a girl throws a dice, she gets 5 or 6. She tosses a coin 3 times and notes the number of the heads. She gets 1, 2, 3 or 4. She tosses the coins once and notes whether a head or tail is obtained. If she obtained exactly one head, what is the probability that she threw 1, 2, 3 or 4 with the dice? देखिए, एग्जैक्टली एक हेड आने के क्या क्या तरीके हैं जी? कि डाइस पे 5 या 6 आए और उससे वो एक कॉइन को 3 बार टॉस करे और तब हेड आए। यस। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर डाइस पे 1, 2, 3, 4 आ जाए तो उससे फिर वो कॉइन जब टॉस करेगी तो तब एक कॉइन के टॉस करने पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हेड आने के क्या क्या तरीके हैं कि डाइस के ऊपर 5, 6 नंबर आया है और तब उस रास्ते से भी हेड आ सकता है एक बारी, और डाइस के ऊपर 1, 2, 3, 4 आया है तब भी उस रास्ते से भी एक बार हेड आ सकता है। तो बेटा सबसे पहले तो ये बताओ कि डाइस थ्रो करने पे 5, 6 नंबर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सॉरी, 1/3। यस। इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। हाँ जी। और अब इस सिचुएशन में वो डाइस को 3 बार, सॉरी, कॉइन को 3 बार टॉस करेगी। तो कॉइन को 3 बार टॉस करे और एग्जैक्टली एक हेड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या 3/8 होती है? होती कि नहीं होती? कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो क्या है? एच एच एच, एच एच टी, ऐसे करके टोटल 8 केस बना लोगे ना? हाँ। और जब कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तब हेड आ जाए एग्जैक्टली 1 टाइम तो उसकी प्रोबेबिलिटी यस। तो इसमें क्या है? If she obtained exactly one head, what is the probability that she threw 1, 2, 3 or 4? बेस थ्योरम है, सीधा सीधा इस रास्ते की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और यस डिवाइड सर बाय हो टोटल जाए। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यस सर हो जाए।
13.3 में और कोई डाउट पेंडिंग? 13.4 लग रहा है कोई करके ही नहीं आया है, कोई एक दो लोग ही करके आए हैं। कितने लोगों ने किया है ये? कितने लोगों ने किया है? हैंड रेस करिए जरा। चार लोग। चलिए हैंड रेस हटा लो। तो क्या मेरे कहने का बार बार है ना कुछ फायदा नहीं हो रहा है ना आप लोगों को? चलिए एक्सरसाइज 13.4 में फर्स्ट 5 क्वेश्चंस 10 तक 15 तक कोई डाउट? सर 9th का बी पार्ट। 9th का बी पार्ट। रैंडम वेरिएबल एक्स एज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी। देखिए क्या सबसे पहले के की वैल्यू आप निकाल लेंगे यस सर। कि अगर 1/6 सर। के की वैल्यू 1/6 आ जाएगी क्या? यस सर। क्योंकि इन सारी टोटल प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो 1 के बराबर होना होता है, ठीक है ना? तो जब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस फॉर्म में दिया है तो इसका कहने का मतलब है कि भाई x की वैल्यू 0 हो उसकी प्रोबेबिलिटी k है, 1 हो उसकी प्रोबेबिलिटी 2k है, 2 हो उसकी प्रोबेबिलिटी 3k है, इसके अलावा x की कोई और मर्जी वैल्यू हो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। तो ऑटोमेटिक मीनिंग क्या है कि भाई x की वैल्यूज इससे ज्यादा हो नहीं सकती, सिर्फ 0, 1 एंड 2 ही हो सकती है। उनका सम 1 के बराबर करके k की वैल्यू 1/6 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप बना लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल अगर बनाना पड़े तो हम लोग क्या लिखेंगे? x 0 1 2। अब इसकी प्रोबेबिलिटी 0 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1 की प्रोबेबिलिटी 2/6 और 2 की प्रोबेबिलिटी 3/6। ठीक है? तो अब क्या बोला है बी पार्ट में? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 कितना हो गया? 1/6 प्लस 2/6 3/6 हो गया। यस सर। एंड x लेस देन और इक्वल्स टू 2 1 हो ही गया, पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी है जी। यस सर। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 3/6 हो गया जी। 2 हो जाए लेकिन 2 से ज्यादा तो है ही नहीं, ठीक है? यस सर। हाँ जी, इसमें और कोई डाउट? 13.4 में और कोई डाउट पेंडिंग? नो सर। थर्टीन पॉइंट फाइव 13.5 फर्स्ट 5 क्वेश्चंस 10 तक 15 तक कोई डाउट? 13.5 में कोई डाउट नहीं है? नो नो सर। सर। आगे चलते हैं जी। मिसलेनियस एक्सरसाइज फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। सर मिसलेनियस नहीं हो पाई। मिसलेनियस नहीं करिए। बाकी लोगों ने? नंदिनी, आयुषी, रितेश? करिए सर। ओके। आपका कोई डाउट है इसमें से, मिसलेनियस में से? सर 9th क्वेश्चन। ओके। Experiment succeeds twice as often as it fails. देखिए जो 9th क्वेश्चन है उसमें जो पहली लाइन लिखी है तो उसका सीधा सीधा मीनिंग क्या है कि उसके सक्सीड होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाएगी और फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी।
Yes, sir. Find the probability that in the next 6 trials there will be at least 4 success. 6 ट्रायल्स में कम से कम 4 सक्सेस मिलनी चाहिए। तो आर की वैल्यू 4 लीजिए। तो 6C4 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है जी? 2/3 है तो उसकी पावर 4 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 1/3 है, उसकी पावर 2 हो जाएगी। फिर आर की वैल्यू 5 भी हो सकती है क्योंकि एटलीस्ट 4 बोला गया है। तो 6C5 2/3 की पावर 5, 1/3 की पावर 1 एंड 6C6 2/3 की पावर 6। तो इनका टोटल सम कैलकुलेट कर लीजिएगा। हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. और कोई डाउट इसमें? तो मिसलेनियस कंप्लीट है? Yes, sir. ओके बेटा। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप लोगों को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? कल जो हमने करा है, या फिर अगर आप लोगों ने कोई जो कल आपको ना रिवीजन पैकेज मिला है, उसमें कोई डाउट है आप लोगों ने अटेम्प्ट किया हो तो जितना किया है उसको डिस्कस कर लेते हैं अभी मिले। किसी को डाउट है? किया है या नहीं किया है रिवीजन पैकेज? नो सर, अभी नहीं किया। So, अभी मैं थोड़ा सर सा नहीं करा। जाने थे आप डिस्कशन के लिए तो पूछ रहे हैं। सर मैंने पूछ रहा था कि मतलब उसका डिस्कशन आपने कहा ना कि डाउट स्लॉट में, तो मैं कंफर्म कर रहा था कि वो क्लास में हम करा करेंगे या फिर बेटा सिर्फ कंफर्म करने से नहीं है ना, आप भी तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो कि भाई कल आपको पैकेज मिल गया और अभी तक आपने उसको स्टार्ट भी नहीं किया, तो क्या मेरे कहने के बाद ही स्टार्ट करेंगे? अब तो आप बड़े हो गए हैं, तो अब तो आपको है ना, अगर मिला है तो करना ही है, कि मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं है ना। अगर टाइम नहीं अवेलेबल था, कुछ और कर रहे थे, तो बात अलग है। तो हम लोग जो पैकेज मिलेगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन वो मैटर करता है कि कब आपको मिल रहा है, कितना हमारे पास टाइम है, ठीक है ना? तो क्लास में डिस्कस किया करेंगे उसको। तो जब भी मिला करेगा आप अपने एंड से उसको स्टार्ट कर सकते। सर कल कर लें उसका कल डिस्कशन कैसे होगा? कल कोई क्लास नहीं है। सर आप उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दो, अभी अभी करके देख लेते हैं, प्रैक्टिस भी रहेगी। सिलेक्टेड तो बेटा ऐसे नहीं है, मैंने भी पूरी मतलब सारे के सारे क्वेश्चन नंबर ऐसे तो याद नहीं, मुझे भी देखने ही पड़ेंगे। तो बेटर है फिर हम लोग खुद क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहीं पे कर ही लेते हैं, लिख ही लेते हैं हम लोग, है यस ना? सर, यस सर। तो वो तो आप कर ही लेंगे उनमें से, तो जो करना हो। लेकिन वो जो मैंने आपका है ना थोड़ा सा मोटा मोटा देखा था वो पैकेज, वो आपका बिल्कुल है ना आपके मतलब एनटीए लेवल का है, मींस लेवल का है जी। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बियॉन्ड है, ऐसा भी नहीं कि भी बहुत कम है, तो मतलब एक परफेक्ट टाइप का ही पैकेज है वो। तो आप उसको डेफिनेटली कर लें। करिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन।
Sir, -2 e की पावर -2x. -2/y. sir. Yes, sir. -2/y e की पावर 2x. यस सर। आंसर आ रहा है? इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स क्या आएगा? 2 टाइम्स e की पावर 2x। डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? 4 इंटू e की पावर 2x। अब अगर आपको जो कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और याद रखने को भी कहा था, अगर वो याद है तो डायरेक्टली यूज कर लेंगे, अगर नहीं याद है तो फिर आपको इसको अलग से सॉल्व कर लेना होगा। अब अगर याद है तो क्या है, d2x अपॉन dy2 ये किसके बराबर होता है? माइनस डी स्क्वायर एक्स डी वाई स्क्वायर 2y अपॉन dx2 इंटू डी एक्स dy क्यों? माइनस -3. ठीक है। यस सर। तो अब ये दोनों वैल्यूज क्योंकि हमें पता है तो सीधा सीधा इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे डाल के हमें d2x अपॉन dy2 की वैल्यू मिल जाएगी, विच इज माइनस टाइम्स इसकी वैल्यू 4 इंटू ई की पावर 2x है, इसकी वैल्यू 2 इंटू ई की पावर 2x की होल पावर -3 है। तो ये -3 है तो बाई 8 हो जाएगा, तो -12 और ये e की पावर 2x है और ये डिनोमिनेटर में e की पावर 2x का क्यूब बन जाएगा, तो नेट ये बता डिनोमिनेटर में e की पावर 4x बन जाएगा। ठीक है, और इन दोनों टर्म्स का फिर प्रोडक्ट कर देंगे। फाइनल आंसर क्या रहेगा? इन दोनों का प्रोडक्ट विच इज -2 अपॉन e की पावर। ठीक, यस सर। सेकेंड क्वेश्चन अटेंड करिए। सर सेकंड वाले का 1 + a² अपॉन a की पावर 12। यस सर। Yes, sir. 1 + Yes, a² sir, upon a ये की पावर 12. सेम है सर, 1 + a² अपॉन a की पावर 12। हाँ जी, सेकेंड डिस्कस कर लें। सेकेंड में सीधा सीधा क्या है, gx इज द रिफ्लेक्शन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू x। क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे फॉर्म में दे दिया है, अदरवाइज सीधा सीधा पता लग रहा है क्या है, इनवर्स। इनवर्स लिखा हुआ है जी। F inverse। इनवर्स के डिफरेंशिएशन की जब भी बात आती है हमें इससे यूज करना पड़ता है, राइट। g डैश fx इंटू f डैश x इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ पे f डैश x की वैल्यू पता है, वो यहाँ पे डाल दी जाएगी और साथ में बोला गया g डैश 3 निकालिए। तो बेटा x की यहाँ पे क्या वैल्यू डालेंगे ताकि ये fx हमें 3 आंसर दे? x को ये पुट करना पड़ेगा। अगर g ऑफ 3 a यस है, सर। g ऑफ 3 a है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इज इक्वल टू g इनवर्स a, एंड fx का इनवर्स जब gx है तो gx का इनवर्स क्या होगा? fx होगा। fx That means f of a is 3। f of
ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि हमें यहाँ पे x की वैल्यू a डाल देनी चाहिए, जिससे f ऑफ ए 3 बन जाएगा, तो सीधा सीधा मुझे g डैश 3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो g डैश 3 इज इक्वल्स टू 1 बाय f डैश। f डैश पता ही है आपको, तो a की वैल्यू डाल के उसका रेसिप्रोकल कर। ओके। सर थर्ड का 4√2/3a। ओके। Yes, sir, same. यस सर, यही आ रहा है 4√2/3a। सर मेरा तो थर्ड का 9/4 आ रहा है। आज ये थर्ड डिस्कस कर लेते हैं। यस सर। सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है या किसी को टाइम चाहिए? कर ले डिस्कस। ओके बेटा, डिस्कस करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ a sin क्यूब t विद रिस्पेक्ट टू a cos क्यूब t। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो पहला फंक्शन है उसको फॉर द टाइमिंग u मान लेते हैं, जो दूसरा फंक्शन है उसे v मान लेते हैं। तो आपसे क्या चीज कैलकुलेट करने को बोली गई है? d2u अपॉन du। ठीक है, सही है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो du अपॉन dv ही कैलकुलेट करेंगे, विच इज इक्वल्स टू du अपॉन dt अपॉन dv अपॉन dt। तो du अपॉन dt क्या आएगा जी? इसको t के अबाउट डिफरेंशिएट करें, क्या आएगा जी? 3a sin स्क्वायर t इंटू कॉस t। इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो -3a cos स्क्वायर t इंटू साइन t। 3a कट गया, एक साइन और एक साइन कट गया, तो नेट ये माइनस tan t आ गए।
क्या इतना क्लियर है? अब क्योंकि हमें d2u अपॉन dv2 कैलकुलेट करना है, विच इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ du अपॉन dv विद रिस्पेक्ट टू v, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दी जाएगी। अब वेरिएबल t है, डिफरेंशिएट आप v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, dt के साथ मल्टीप्लाई, dt के साथ डिवाइड, तो dt इधर ले जाएंगे, अब क्या इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे हम लोग, माइनस सीकेंड स्क्वायर टी आ जाएगा, और dv बाय ये क्या है, dt अपॉन dv है, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ dv बाय dt का रेसिप्रोकल है, तो dv बाय dt अभी हमने कैलकुलेट करा था, वो ये आया, तो dv बाय dt की वैल्यू डिनोमिनेटर में पुट कर दी। हाँ जी, क्या सबको समझ में आया है? ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो 1/3a, ये सीकेंड है, ये डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा, तो कॉस की पावर 4 बन जाएगी, और ये साइन। ये सोल्यूशन समझ में आया है? और इसकी वैल्यू एट t इक्वल्स टू π/4 पुट करनी है, तो मतलब एट t इक्वल्स टू π/4 कैलकुलेट करनी है, तो वो वैल्यू डाल दीजिएगा आप, है ना, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक क्या आना चाहिए, 4√2/3 आना चाहिए, t इक्वल्स टू π/4 पे नहीं करना था, तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 4√2/3 हो जाएगा। क्या ये सबको समझ में आया है? बेटा रिस्पॉन्ड करिए। यस सर। Yes. यस सर। सब लोग फिर फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सर 0 फोर्थ का। तो जीरो आएगा। यस जीरो आएगा सर। सर दो इंटरवल बनेंगे, एक में 0 आएगा और एक में नहीं आ रहा है, एक में कुछ और आ रहा है। ओके, सर अगर ln x 1/6 से कम हो तो -4/x इंटू 1 प्लस ln x स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगर 6 ln x मतलब ln x 1/6 से बड़ा हो।
आज इसको डिस्कस करते हैं फोर्थ को। देखिए सबसे पहले तो ये ln ऑफ e अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बन के आएगा ये tan इनवर्स ऑफ ln e 1 होता है माइनस ln ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको मैं 2 ln x लिख दूंगा, और डिनोमिनेटर में वो 1 प्लस 2 ln x बन जाएगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ जो दूसरा वाला टर्म है उसमें तो सीधा सीधा ही लिखा गया है 3 प्लस 2 ln x अपॉन 1 माइनस, तो उसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। हाँ जी, अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 2 ln x बन जाएगा पहले वाला, ये यस सर। दूसरा इंटरवल वाला बना tan के इनवर्स करेंगे 3 ना प्लस tan इनवर्स 2 ln x। इंटरवल नहीं। ठीक। अब यहाँ पे यस जो सर। आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि भी वो अलग अलग इंटरवल्स में होगा, लेकिन इंटरवल में अगर ले भी लेंगे तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्लस का एडिशन हो जाएगा, या मतलब प्लस पाई का एडिशन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, या 2 पाई हो जाएगा ना, क्या होगा, एक कांस्टेंट का ही तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा ना। उनके डिफरेंशिएशन से हो। तो मैं इन शॉर्ट ये लिख सकता हूँ कि भाई इसमें एक के पाई का एडिशन करा के दो। पाई, यस सर। देखिए यहाँ पे कोई कंडीशन दी नहीं है, फिर भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो आपका स्टैंडर्ड वाले रिजल्ट्स आएंगे उन्हीं से आंसर बन जाएगा। रीजन बीइंग कि अगर आप पाई का एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ करना भी चाहेंगे तो भी उससे सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू का ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, और फिर जब हम लोग उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो उस कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है, सीधा सीधा उसका डिफरेंशिएशन जीरो ही हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या पूछा है, d2 सेकेंड डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 4 ln x का होल स्क्वायर इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ 2 ln x व्हिच इज 2 बाय x प्लस इसका डिफरेंशिएशन, अच्छा सॉरी ये तो कट गया ना, कट गया सर ये। इसका टर्म्स ही कट गया, जीरो आ गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही जब जीरो आ गया है तो सेकंड भी फिर जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको। यस सर। करिए बेटा सर।
0 सर। 0 आ रहा है, ओके। हाँ जी बेटा, फिफ्थ का आंसर क्या रहा है? फिफ्थ को कैसे सॉल्व किया जाएगा? फिर मैं तो फंक्शन एज्यूम कर रहा हूँ e रेज टू पावर x मतलब fx को फिर कैलकुलेशन कर रहा हूँ। सर मैंने y डैश की टर्म्स में लिख लिया और नीचे वाला y डबल डैश की टर्म्स में, उससे सिंपली 0 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। जो अभी सर मैंने हमने भी ऐसे ही किया, y डैश और y डबल। d2y अपॉन dx2 का d2x अपॉन dy2 के साथ जो रिलेशन पड़ा है, आप सीधा सीधा उसको यूज करें। किसी भी एक को दूसरे के टर्म में लिख लो। मान लीजिए मैं d2x अपॉन dy2 को पहले वाले इसके टर्म्स में लिख रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा मैं? फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहने दिया। सेकेंड टर्म में जो डिनोमिनेटर है उसको मैं लिख रहा हूँ d2y अपॉन dx2 माइनस टाइम्स इनटू dy बाय dx की पावर -3। अभी ये फॉर्मूला पड़ा है? यस सर, अभी तो करा था। तो अब ये एक पावर क्योंकि -3 है तो न्यूमरेटर में जाके 3 बन जाएगी और ये जो माइनस है ये भी। पहले वाले टर्म पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज ही रहने दें, कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत। इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो इसकी होल पावर 3 बन जाएगी। अब ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है, उस ब्रैकेट वाले टर्म की पावर 3/2 है, इसकी पावर 3 आएगी। तो ये अगर मैं बोलूँ कि ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो dy बाई dx की होल पावर स्क्वायर बन जाएगी। यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये dy बाई dx की न्यूमरेटर में जाके जो पावर थी वो 3 बन गई। अब उसको जब ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो क्योंकि ब्रैकेट की होल पावर 3/2 है तो ब्रैकेट के अंदर dy बाई dx की पावर 2 जाएगी। वो 2 जाएगी तो dy बाई dx का होल स्क्वायर जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो तो dy बाई dx का होल स्क्वायर ही दे देगा। जब dy बाई dx का होल स्क्वायर dx अपॉन dy के होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 1 बना। दे दे। तो क्या अब आप ये देख पा रहे हो कि पहला वाला टर्म और दूसरा वाला टर्म एग्जैक्टली बराबर आ गए हैं विद नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। ये समझ में आया है सॉल्यूशन? यस सर। फिफ्थ में किसी को कोई डाउट है?
जो फिफ्थ क्वेश्चन है, जैसे है ना शिवम कह रहा था कि मैं e की पावर x लेके कर रहा हूँ, तो मतलब कंपटीशन वाला क्वेश्चन है तो है ना डेफिनेटली किया जा सकता है। बोर्ड्स में तो आना नहीं है ऐसा, तो कंपटीशन में है तो कोई भी एक स्टैंडर्ड फंक्शन लेके भी आप कर सकते हो। ठीक है, 6 क्वेश्चन ट्राई करिए सब लोग। सिक्स्थ का आंसर आप लोग अल्फा बीटा के टर्म्स में देंगे। बीटा अपन अल्फा। बीटा अपॉन अल्फा, ओके, देखते हैं। यस सर, यही आ रहा है, बीटा अपॉन अल्फा। So beta upon alpha. ओके, यस धनेश, आपका जो भी आंसर आ रहा है बेटा चैट में टाइप करके बताओ फिर। हाँ जी, 6 डिस्कस करते हैं, करें डिस्कस। सर बस 1 मिनट सर। सर बस 1 मिनट। सिक्स डिस्कस कर लेते हैं फिर। यस सर। क्या ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है सेकेंड डिग्री? तो होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो होमोजीनियस इक्वेशन तो हमेशा क्या है, दो स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट होती है, यस और वो दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइंस कहाँ से पास करते हैं? ओरिजिन से। Origin. तो ये कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन है उसका मान लो ये दो लाइनें बन के आ रही हैं, तो ओरिजिन एक पॉइंट डेफिनेटली पास करना ही करना है। दूसरा पॉइंट आपको बोला गया है कि एक और पॉइंट है विच इज अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा कॉमा बीटा वो इस कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे लाई कर रहे हैं, यहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे अगर मैं इस कर्व का डिफरेंशिएशन निकालूं तो वो किसके बराबर होगा? इस लाइन की स्लोप के बराबर होगा। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? बीटा बाय अल्फा।
ओके, सबको समझ में आया ये? यस सर। जो कर्व आपको दिया गया है वो एक पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, होमोजेनियस इक्वेशन है, पेयर ऑफ लाइंस है, तो दो लाइंस ओरिजिन से पास होने वाली मिलेंगी, तो एक पॉइंट ओरिजिन है ही, दूसरा पॉइंट कहीं ना कहीं अल्फा कॉमा बीटा है जो कि इस कर्व के ऊपर लाई करता हुआ बोला गया है। तो उस पर अगर स्लोप निकालना चाहेंगे तो हम लोग क्या उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करा दो, तो उससे जो स्लोप मिलेगा वही उस लाइन का स्लोप हो जाएगा और वही उस पॉइंट को उस कर्व का डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। सर 2/पाई। यस सर 2/पाई आ है। ओके, ये कौन सी फॉर्म के ऊपर बेस्ड है ये? तेरे तो उसमें था 0 इंटीग्रेशन में यस डेफिनेट सर वो यस लेबनीज इंटीग्रेशन में डेफिनेट वो कन्वर्जन ऑफ लिमिट्स इंटीग्रेशन एज ए लिमिट यस सर यही वाला लिमिट्स इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ना। यस सर। तो ऑल्दो मतलब ये जो टॉपिक है हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाके पढ़ा है, बट क्वेश्चन तो है ना लिमिट का ही है ये, तो मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भी इस संडे को या सैटरडे को जो भी टेस्ट आपके होने हैं उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन भी मिल जाए, तो एक बार ये वाला टॉपिक भी जरूर पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। और वैसे ही जैसे डिफरेंशिएशन में है, डिफरेंशिएशन में मतलब मेन चीज़ें तो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ी ही हैं, लेकिन एक लेबनीज रूल जिसमें एक इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन करी जाती है,
लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन वो आप पढ़ के चले जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली है तो वो भी क्वेश्चन क्या हो, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का। ठीक है ना। तो अब आप इन चीजों को ऐसे नहीं कह सकते कि भी वो आगे जाके पढ़ा था तो इसलिए हमने हमें मतलब उसका क्वेश्चन कैसे आ गया। सो मेरा आंसर तो काफी कॉम्प्लेक्स सा आ रहा है। ओके, तो एक बार इसको डिस्कस कर लें। यस सर। ठीक है, मेथड तो आप सब लोगों को समझ में आ ही गया है कि क्या लगाना है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लॉग ले लेंगे। इस log लिमिट ले को log ले पहले लेंगे मान सर। लेते हैं, तो log दोनों ले तरफ लेंगे। पहले लॉग ले लेंगे, यस सर। क्योंकि जब हमें इसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में बनाना है तो उसके लिए सारे के सारे टर्म्स समीशन में होने चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट को पहले समीशन के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, और उसको करने का तरीका तो क्या होता है, लॉग ले लीजिए। तो जब मैं लॉग लूंगा तो क्या बनेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये 1/n बाहर में आ जाएगा, और ये इन सारे टर्म्स के ऊपर लॉग लगेगा। तो क्योंकि ये सारे के सारे टर्म्स प्रोडक्ट में हैं तो मैं वो सम के टर्म्स में बना लूंगा। ऐसे करके ये सम के टर्म्स में बन जाएगा, ठीक है। यस सर, e raised to power 2 by pi हो जाएगा। अब इसको मैं समीशन के टर्म्स में लिख लेता हूँ। इसमें r मेरा 1 से चालू होगा, लास्ट में n-1 तक जाएगा, और ये है जी ln ऑफ साइन ऑफ π/2 r बाय n, ठीक है, ऐसा ही है। यस सर। यस सर। पहले आप r की वैल्यू 1 डालेंगे तो ln ऑफ साइन π/2 आ जाएगा, π/2n आ जाएगा, फिर 2 डालेंगे तो साइन 2π/2n आ जाएगा, ऐसे करके। तो जब हमने इसको समीशन के टर्म्स में r और इसके टर्म्स में लिख लिया है, अब इसका इंटीग्रेशन फॉर्म में कन्वर्जन होगा। समीशन की वजह से आता है इंटीग्रेशन का साइन, r बाय n की जगह क्या आता है जी, x। तो ln ऑफ साइन ऑफ π/2 x, 1/n की वजह से क्या आता है, dx। ये r की वैल्यू 1 है, तो वहां से है ना 1 सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू n-1 है, तो उसकी हेल्प से हमें की अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखते हैं यूज। तो अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ना लिखने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा, x = r/n। तो r की वैल्यू जब 1 डाली जाएगी तो 1/n बन जाएगा, which is almost 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। फिर r की वैल्यू जो मैं n-1 डालूंगा, which is मैक्सिमम वैल्यू, 1 वहां से 1 आ 1 जाएगा। की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगी, तो उससे ये अपर लिमिट 1 हो जाएगी। अब क्या इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, π/2 x को t मान लो, तो लिमिट हमारी क्या हो जाएंगी, जब x को 0 डालेंगे तो t भी 0, जब x को 1 डालेंगे तो t π/2। ln ऑफ साइन ऑफ t dx की जगह क्या आएगी, dt/π/2 which is 2/, ठीक है। अब ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जी, इसको मैंने आपको याद रखने को ही बोला हुआ है ना। इसका एक आंसर आता है -π/2 ln 2, ऐसा कुछ आता है ना। यस सर। यस सर। याद रखने को बोला हुआ है, राइट। तो अगर आपको याद है तो है ना बड़े इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं याद है तो कम से कम इसका है ना पूरा का पूरा प्रूफ याद करें, इससे सॉल्व हो जाएगा। तो l की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। सर ये कॉस के लिए भी होता है ना, ये ln जैसे साइन में, वो तो साइन t को आप t को π/2 - t से रिप्लेस कर देते हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज तो
लग ही जाएंगे। यस सर। ठीक, करिए बेटा समझ। सर e की पावर 4। यस सर, ई की पावर 4। E की पावर 4। ई की पावर 4। सर ई की पावर 2 आ रहा है। ई की पावर 2 आ रहा है। यस सर, ई की पावर 2 आ रहा है। सर ई की पावर 2 आ रहा है। यस सर, एक ही पार्ट। यस सर e की पावर 2 आएगा। यस सर, ई की पावर 2 आएगा। हाँ जी, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये लिमिट अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो कैलकुलेट करने से पहले हमें ये लिखना पड़ेगा ना कौन सी फॉर्म है, ताकि उसका फॉर्मूला लग जाए ना। तो कौन सी फॉर्म है जी ये? 1 की पावर इनफिनिटी। बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि x को जब मैं अप्रोक्सीमेटली 1 डालूंगा तो ये f ऑफ 1 ही बन के आएगा, तो f ऑफ 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, है ना। तो मतलब नॉट एग्जैक्टली 1, क्योंकि x की वैल्यू भी एग्जैक्टली 1 नहीं डालते, जस्ट टेंडिंग टू 1। तो ये रेशियो 1 हो जाएगा, और जैसे ही ये 1 यहाँ पे डाला जाएगा तो ये 1/10⁻⁴ मतलब पावर इनफाइनाइट बन जाएगी। ठीक है, तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है। जब हमने ये फॉर्म पहचान लिया है कि ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग e की डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, e की पावर में सारी की सारी लिमिट चली जाती है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, जो बेस फंक्शन है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ट्रैक्ट हो जाए। और जो पावर फंक्शन है वो मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 बन जाएगा। ये जो एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर में एफ ऑफ 1 है, ये से बाहर निकाल देंगे, ये जो x माइनस 1 है इसे अंदर।
अब एफ ऑफ वन तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, 2 है, वो आप यहाँ पे रख दोगे, उसका कोई रोल नहीं रहेगा। मतलब इस लिमिट को सॉल्व करने में उसका कोई ऐसा ना एक्स्ट्रा रोल रहेगा नहीं। वेरिएबल सिर्फ ये हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या ये एफ डैश वन लिखा हुआ है? यस सर। और एफ ऑफ Yes, वन क्योंकि sir. यहाँ Yes, sir. डिनोमिनेटर में था, तो इस वजह से एफ ऑफ वन डिनोमिनेटर में आ जाए। ओके, Yes, sir. तो आपने बेसिकली इस चीज को पहचानना था कि ये क्या लिखा हुआ है, डैश वन। ये एक्स में आप बहुत ही एक छोटा सा चेंज कर रहे हो, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में एफ एक्स का चेंज है, दैट मीन्स आउटपुट का चेंज। तो आउटपुट का चेंज अपॉन इनपुट का चेंज, दोनों की यस वैल्यू सर। डाल के फाइनल आंसर ई स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। -4. ओके, देखते हैं बेटा क्या आंसर हुआ। इनको करने के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं जी, एक्सपेंशंस। बारी बारी Yes, वो sir. Expansion से करना. एक्सपेंशन ही बेस्ट रहता है। एल हॉस्पिटल भी वैसे लग जाता है, लेकिन एल हॉस्पिटल को लगाने के लिए थोड़ा है ना, हर एक स्टेप पे देखना पड़ता है, तो बेस्ट एक्सपेंशन रहते हैं। एक्सपेंशन लगा लो, cos x का भी sin x का भी। सर cos मेरे x को का एक्सपेंशन क्या है? ये है sin x का एक्सपेंशन। इसके आगे के टर्म्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैं लिख दूंगी। अब इसमें जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो x
x इज द मिनिमम पावर, तो उसका कोफिशिएंट क्या रहेगा न्यूमरेटर में? 1 इधर से आएगा, a इधर से आएगा, तो 1 प्लस a, इधर से माइनस b आ जाएगा, तो x का कोफिशिएंट आ गया बेटा 1 प्लस a माइनस b। फिर नेक्स्ट टर्म कौन सी पावर का होगा जी? x क्यूब का होगा। ये x इस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे कोफिशिएंट क्या बनाएगा? माइनस a बाय 2 बनाएगा। और x क्यूब इधर से भी आएगा, जो b बाय 6 बन जाएगा। आगे के टर्म्स को लिखने की कोई जरूरत नहीं, लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आगे के टर्म्स जब मैं फाइनली x को 0 पुट करूंगा तो आगे के सारे टर्म खत्म ही हो जाएंगे। अब आपको बोला गया इस पूरे क्वेश्चन की जो लिमिट है वो 1 के बराबर दी गई है, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल हो और एक्सटेंडिंग टू 0 पे उसकी लिमिट निकालनी पड़े तो पहले सबसे मिनिमम पावर चेक करी जाती है, और मिनिमम पावर यहाँ पे डिनोमिनेटर की ज्यादा आ रही है। जब डिनोमिनेटर की ज्यादा आए तो उस केस में इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए था, लेकिन आपको बोला है कि भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट भी हो रही है और उसका आंसर 1 भी आ रहा है, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? x का कोफिशिएंट इसका 0 कोएफिशिएंट 0 इसकी मिनिमम पावर 3 बनानी पड़ेगी, इसको 0 कराना ही पड़ेगा, है ना? कि अगर ये इसको 0 नहीं कराया तो फिर इसकी मिनिमम पावर 1 आ जाएगी, और फिर उस केस में इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए था। तो अब इसका आंसर क्योंकि 1 चाहिए तो उसके लिए हमें इसकी मिनिमम पावर को 3 बनाना पड़ेगा, उसके लिए x का कोफिशिएंट 0 बनाना पड़ेगा। तो 1 प्लस a माइनस b कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और सेकेंड चीज, जब ये तो हो गया 0, ये हो गया जी 0, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे इसको 1 प्लस 1 माइनस, इसको जब 0 लिख देंगे उसके बाद में फिर जो बाकी बची हुई टर्म है उसमें क्या होगा? ये मिनिमम पावर 3 है, यहाँ पे मिनिमम पावर 3 है, तो उस केस में जब आप लिमिट सॉल्व करते हो एट एक्सटेंडिंग टू 0 तो उसका आंसर सीधा सीधा क्या होता है? उनके कोफिशिएंट्स की रेशियो। रेशियो। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में सीधा सीधा जो है वही रेशियो भी बन जाएगा। तो वो लिमिट बन के आता है, और लिमिट क्योंकि 1 के बराबर दिया है तो कहने का मतलब ये वाला टर्म 1 के बराबर। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, दोनों को सॉल्व करिए, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर वहां से उनका सम आ जाएगा। ठीक है? सर मेरा आंसर 6 आ रहा था क्या कह रहे हो? मेरा आंसर 6 आ रहा था इस। कैलकुलेशन बेटा करके देख लो, जो भी ए और बी की वैल्यू आ रही है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। एटीन आ जाएगा सर। यस सर 18 18 आ गया। यस सर 18 18 18 आ गया सर 18 18 18 सर 18 yes
यस सर 18। एटीन आ रहा है? यस सर। यस सर। Yes, करने sir. का तरीका, पहले कंटिन्यूटी चेक कर Different. लेंगे। कंटिन्यूटी के लिए यस सर। Sir. अगर इस पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए 1 पे कंटिन्यूस भी होना पड़ेगा। तो कंटिन्यूस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट व्हिच इज 4 + a दैट शुड बी इक्वल्स टू b + 2। B+2. फिर डिफरेंशिएबिलिटी में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x की वैल्यू 1 डाल देंगे तो क्या आएगा जी 2x + 3 आ जाएगा। तो x को 1 डालेंगे तो नेट 5 आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 मतलब b आ जाएगा। तो क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो दोनों को डिफरेंशिएशन की वैल्यू भी एट x = b 5 आ गया। b की वैल्यू यहाँ पे डाल के हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। a की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है ना। 3. तो b 5 है, a 3 है। यहाँ से 18 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया था पिछले वाले का? इसमें अगर मैं इसका डबल कर दूं तो ये -a + b -4 आया था। -4 आ रहा है सर। -4। और इन दोनों को ऐड कर देते तो क्या आता है? तो ये आता 1 - 2b/3 = 2। तो यहाँ से b की वैल्यू तो -3/2। और फिर b की वैल्यू जो -3/2 आ रही है, -5/2 b की वैल्यू -5/2। बिल्कुल ठीक है। -4 आएगा आंसर। कई लोग +6 Yes, भेज sir. रहे हैं, कोई +2 भेज रहा है। ओके बेटा। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ मेरा जी। सर फोर्थ क्वेश्चन में डाउट था, एक बार सर बता दोगे? समझ नहीं आता सर। फोर्थ क्वेश्चन सर ये सर सेकंड स्टेप कैसे किया सर, ये बता दो। tan इनवर्स 1 - a वाला। tan इनवर्स x - y/1 + xy क्या होता है? ओके सर लग गया पता, सॉरी। सर एक जो होमोजीनियस वाला था सर, उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके कर सकते थे? कर सकते हैं, मतलब करने के बाद ही उससे हो जाना चाहिए था। सर उससे ना मेरा थोड़ा सा आंसर अलग करता है, तो एक बार चेक कर लूंगा वापस। होमोजेनियस इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 2ax। सर उसी से ही आ इससे गया आ था रहा सर। था। सर उसी से मैं उसी चेक से कर कर लूंगा, लो या तो मेरी रिलेशन बना लिया था सर। सर। फिर इसी में अल्फा बीटा भी डालना पड़ेगा एक बार। ओके, हाँ वो होएगा ऐसे भी तो हाँ अल्फा बीटा इस इक्वेशन में तो डालना पड़ेगा ना, इसी को सेटिस्फाई भी कर देंगे। यस सर। ओके बेटा, तो अब आप लोग है ना टेस्ट को दे लीजिए इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी वाला सेगमेंट डिस्कस करें या ना करें? करके आएंगे या नहीं करके आएंगे? बार बार मेरे कहने का क्या मतलब है यार, जब 2-3 लोगों नहीं करना है। करने का मन है अभी या नहीं? शिवम? सर मन तो है सर, पर टाइम नहीं मिल रहा था। ओके, तो अगर कोई करता है तो अपना डाउट स्लॉट्स में आके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर मैं प्रोबेबिलिटी को बार बार नहीं कह रहा, तो अपना शीट जो भी कर लेगा तो अपने डाउट स्लॉट में आके अपने पूछते रहिएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए से हम कोई डिस्कशन नहीं रखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।